लास्ट लेक्चर में कर रहे थे, जो प्रोविंशियल फार्मेसी काउंसिल है उसकी हमने जो कैटेगरी है उसके मेंबर्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल के मेंबर्स हम कर चुके हैं। उसके बाद हम कंटिन्यू कर रहे थे ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो इसमें तीन तरह के मेंबर होते हैं, जैसे हमारे फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में थे, ठीक है, और स्टेट फार्मेसी काउंसिल में थे। उसी तरह से जो ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल है इसमें भी तीन तरह के मेंबर होते हैं। फर्स्ट वन इज इलेक्टेड मेंबर, जिनको सिलेक्ट किया जाता है बाय इलेक्शंस, ठीक है, और सेकंड इलेक्शंस ऑफ द स्टेट। अब ये ज्वाइंट स्टेट की बात हो रही है, तो इसमें मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई थी कि ज्वाइंट जब 2-3 स्टेट्स इकट्ठे मिलकर फॉर्मेशन करते हैं अपना फार्मेसी काउंसिल का, उसको ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल कहते हैं, यानी इकट्ठे मिलकर ज्वाइन होकर एक स्टेट फार्मेसी काउंसिल बनाते हैं। इसमें पहले आ जाते हैं इलेक्टेड मेंबर्स। इलेक्टेड मेंबर्स की बात करें तो इलेक्टेड मेंबर्स में इलेक्शन के थ्रू इनको सेलेक्ट किया जाता है। इसमें आ जाते हैं नियर अबाउट 3 to 5 रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, 3 to 5 registered pharmacist of participating state, ठीक है। 3 से 5 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, 3 से 5 मेंबर होते हैं जो क्या होते हैं, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं। इसमें पार्टिसिपेटिंग, जो भी ज्वाइंट इकट्ठे मिलकर जो स्टेट अपना क्या बना रहा है, फार्मेसी काउंसिल बना रहा है उसके, ठीक है। और इसमें एक मेंबर होता है इलेक्टेड बाय मेडिकल काउंसिल of participating state। अब हर राज्य की, हर स्टेट के एक मेंबर ऐसे होते हैं जो कि इलेक्ट किए जाते हैं, जो कि मेडिकल काउंसिल में वो रजिस्टर्ड होने चाहिए स्टेट के, ठीक है। अब हम बात करते हैं नॉमिनेटेड मेंबर की। कितने मेंबर्स इसमें नॉमिनेट किए जाते हैं? इसमें 5 मेंबर थे, उसमें नॉमिनेट किए जाते हैं 2 to 4 मेंबर्स, 2 to 4 members nominated by state government, ठीक है। 2 से लेकर 4 मेंबर जो कि नॉमिनेट होते हैं बाय स्टेट गवर्नमेंट, और इनके पास डिग्री या डिप्लोमा फार्मेसी का होना चाहिए, ठीक है। ये रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए। एक तो इनके पास क्या होनी चाहिए, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि डिग्री और डिप्लोमा इन फार्मेसी, ठीक है, और ये क्या होनी चाहिए, शुड बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। दूसरी कंडीशन है कि ये रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए, ठीक है, ये कंडीशन है। उसके बाद हम मूव करें तो एक्स ऑफिशियो मेंबर की। इसमें एक्स ऑफिशियो मेंबर क्या आ जाता है, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर ऑफ ईच स्टेट। सबसे पहला एक्स ऑफिशियो मेंबर आ गया चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर ऑफ ईच स्टेट। हर स्टेट का चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल, हर स्टेट का, उसमें पर्टिकुलर स्टेट थी, इसमें हर स्टेट का होना चाहिए। गवर्नमेंट एनालिस्ट ऑफ ईच स्टेट, ईच स्टेट, ठीक है। जो हमारा लास्ट है दैट इज ऑफ
ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोलर, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोलर। ठीक है, तो ये हो गए हमारे मेंबर्स। अगर हम बात करें इनके कंपैरिजन की, तो देखो इसमें एक तो कंपोजिशन की बात करें कि दोनों में मेंबर्स में क्या क्या फर्क होता है, कि देखो इसमें भी इलेक्टेड मेंबर्स है, इसमें भी इलेक्टेड मेंबर्स है। उसमें 6 मेंबर्स होने चाहिए, इसमें 3 to 5 मेंबर्स होने चाहिए। लेकिन दोनों में क्या है, इसमें भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट चाहिए, इसमें भी रजिस्टर्ड, पर वो स्टेट लेवल पे है, इसलिए स्टेट में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। इसमें हर जो भी स्टेट है पार्टिसिपेट कर रही है, इकट्ठी एक ज्वाइंटली फार्मेसी काउंसिल बना रही है, उनकी उसमें रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, सॉरी। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा 1 मेंबर इलेक्टेड बाय द मेडिकल काउंसिल ऑफ स्टेट। अब हम बात करें, एक मेंबर होगा मेडिकल काउंसिल ऑफ स्टेट में से, ठीक है, इसमें भी एक मेंबर होगा मेडिकल काउंसिल से, दोनों ही इलेक्शन के थ्रू उनको सेलेक्ट किया जाएगा। उसमें एक ही स्टेट है, इसमें जितनी स्टेट है वो पार्टिसिपेट कर रही है, उस हर स्टेट का एक मेडिकल काउंसिल में जो कि रजिस्टर्ड है एक मेंबर, उसका हर स्टेट का, अगर 2 स्टेट है इकट्ठी तो दोनों स्टेट का, अगर 3 स्टेट है तो तीनों स्टेट का। ठीक है, उसके बाद क्योंकि ये उन्होंने ज्वाइंट बनाई है कि हम एक गठन कर लेते हैं 2-3 स्टेट मिलकर। उसके बाद नॉमिनेटेड में 5 मेंबर नॉमिनेट हुए हैं बाय द स्टेट गवर्नमेंट, नॉमिनेट करते हैं बस कि वो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। कंडीशन ये है कि रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। उसमें 5 ही मेंबर्स थे, इसमें 2 to 4 मेंबर्स नॉमिनेट होंगे बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब उनके पास कंडीशन क्या है, डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए इन फार्मेसी और शुड बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। ठीक है, अब ये जो नॉमिनेट होंगे 2 से 4 मेंबर, जितनी स्टेट इसमें जो कंट्रीब्यूशन कर रही है, जितनी स्टेट पार्टिसिपेट कर रही है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल, तो उन हर स्टेट से नॉमिनेटेड मेंबर होंगे। ठीक है, उसके बाद एक्स ऑफिशियो मेंबर्स की बात करें तो दोनों में ही चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर ऑफ स्टेट, इसमें भी चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल ऑफिसर ऑफ ईच स्टेट, हर स्टेट का होना चाहिए। ये नहीं कि ज्वाइंट में 2 स्टेट्स हैं तो एक स्टेट का है वो ही दूसरे स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा नहीं। अगर 2 स्टेट्स इकट्ठे होकर फॉर्मेशन कर रही है, गठन कर रही है फार्मेसी काउंसिल का, तो दोनों स्टेट से एक चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होना चाहिए। उसके बाद गवर्नमेंट एनालिस्ट, ये स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, वैसे इसमें गवर्नमेंट एनालिस्ट जो कि हर स्टेट क्या करती है, हर स्टेट का गवर्नमेंट एनालिस्ट, 2 स्टेट है तो दोनों स्टेट का होना चाहिए। उसके बाद ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोलर, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ड्रग कंट्रोलर ऑफ ईच स्टेट पार्टिसिपेटिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल। ठीक है, ये हो गया हमारा इसके जो मेंबर्स थे या कौन कौन से मेंबर्स हैं जो कि मिलके एक जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल बनाती है। अब हम बात करें जो ये जॉइंट और स्टेट फार्मेसी काउंसिल है, ठीक है, ये मिलकर क्या बनाती हैं, ये दोनों मिलकर एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाती है। हम बात करें इन दोनों ने मिलकर, ठीक है, क्या बनाती है, फॉर्मेशन ऑफ ये क्या बनाती है, फॉर्मेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाती है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव कमेटी बना दी। ठीक है, अब ये जो कमेटी बन गई, ठीक है, ये कमेटी क्या करेगी, अब इन सब ने मिलकर अपने ऊपर भी कोई हेड रखना है, तो ये क्या करती है, इलेक्शन के थ्रू अपना प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करती है। ठीक है, और क्या करती है, कुछ और मेंबर्स जो कि इनकी मतलब कि एज ए हेल्पर की तरह, एज ए सर्वेंट की तरह एक्ट करते हैं, उनको इलेक्ट करती है। ठीक है, इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपना जो हमारा जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल था और ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल था मिलकर एक एग्जीक्यूटिव कमेटी बना दी। ठीक है, वो एग्जीक्यूटिव कमेटी क्या कर रही है, अपने इलेक्शन कर रही है, इनके थ्रू भी वोट्स डाले जा रहे हैं, ये भी वोटिंग कर रहे हैं, जो कि अपना एक प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट है उसको सिलेक्ट करते हैं।
अब जो प्रेसिडेंट है, अगर मान लो इसमें जो नोट करने वाली बात है कि अगर मान लो कोई भी प्रेसिडेंट है फर्स्ट टाइम नॉमिनेट हो रहा है, ठीक है, फर्स्ट टाइम अगर मान लो वो इस मतलब कि प्रेसिडेंट बन रहा है या वाइस प्रेसिडेंट बन रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, तो वो इलेक्शन के थ्रू नहीं उसको चुना जाएगा, तो उसको जो गवर्नमेंट है, ठीक है, जो गवर्नमेंट है आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल, फर्स्ट टाइम अगर वो चुना जा रहा है तो गवर्नमेंट उसको नॉमिनेट करेगी, तब उसको इलेक्शन के थ्रू प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट नहीं बनाया जाएगा। अगर फर्स्ट टाइम वो नॉमिनेट हो रहा है, फर्स्ट टाइम उसको प्रेसिडेंट बनाया जा रहा है तो, ठीक है। अब इसकी बात करें जो प्रेसिडेंट, जैसे हम वैसे भी नॉर्मली बात करते हैं कि जो प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लीडर्स होते हैं, इनका एक वर्किंग टाइम होता है, वर्किंग पीरियड होता है कि इतने टाइम के लिए ये इस पोस्ट पे है, जो भी है, चीफ मिनिस्टर की पोस्ट पे है, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पे है या प्रेसिडेंट की पोस्ट पे है। उसके बाद फिर क्या होता है, दोबारा से इलेक्शन होती है, दोबारा से इलेक्शन होने के बाद दोबारा से फिर नया प्राइम मिनिस्टर, नया चीफ मिनिस्टर, ठीक है, नया प्रेसिडेंट की सिलेक्शन की जाती है, ठीक है। वैसे ही सारा प्रोसीजर इसमें है, इसमें भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए वो पर्टिकुलर पोस्ट पे होता है, जो भी प्रेसिडेंट है या वाइस प्रेसिडेंट है, किसी भी पर्टिकुलर पोस्ट पे है रिलेटेड टू दी फार्मेसी काउंसिल, तो उसमें क्या होता है, उसके बाद दोबारा से इलेक्शन होती है, ठीक है, और वो इलेक्शन कितने टाइम बाद होती है, 5 इयर्स के बाद। इनका वर्किंग पीरियड है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का, जो कि फॉर्मेशन जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उस कमेटी ने इलेक्शन के थ्रू उनका चयन किया है, इलेक्शन के थ्रू इलेक्टेड किया है उसको, ठीक है, वो 5 साल का होता है। 5 साल बाद फिर क्या होगा, दोबारा से इलेक्शन होंगे, ठीक है, दोबारा से इलेक्शन होंगे ताकि कोई नया उस प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे आएगा, ठीक है। अब इसमें ये होता है, क्वेश्चन ये है कि जो पहले ही वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट की पोस्ट पे है, क्या वो दोबारा से उसी पोस्ट के लिए इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, स्टैंड ले सकता है दोबारा से? यस। तो ही और शी जो भी पहले वाइस प्रेसिडेंट है या प्रेसिडेंट है ऑफ द इस कमेटी का, एग्जीक्यूटिव कमेटी के थ्रू जो बना है इनके ऊपर, ठीक है, तो वो एलिजिबल होता है दोबारा से फॉर री इलेक्शन के लिए भी एलिजिबल होता है, ठीक है। और इसमें ये भी होता है कि अगर कोई भी मेंबर रिजाइन देना चाहता है तो वो रिजाइन भी दे सकता है, ठीक है। अगर मान लो किसी मेंबर है, ठीक है, उसका कोई पर्टिकुलर पोस्ट पे है, अपना वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे है या फिर प्रेसिडेंट की पोस्ट पे है, उसका टाइम पीरियड है 5 इयर्स, ठीक है। अब उसने 5 इयर्स के बजाय उसने 3 इयर्स के बीच में ही उसने रिजाइन दे दिया कि मैं अपने जो पोस्ट है इससे इस्तीफा देता हूँ, मैं आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता, तो जो 2 साल का उसका टाइम पीरियड रह गया, उस 2 साल के लिए इलेक्शन होगी और उस इलेक्शन में जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट रहेगा वो सिर्फ वो उन 2 सालों के लिए ही रहेगा, जो उसका वेकेंट टाइम पीरियड रह गया ना पिछले वाले प्रेसिडेंट का, उतने टाइम के लिए। ऐसा नहीं कि अगर उसको वहाँ पे उसकी जगह उसको पोस्ट मिल गई है तो वो 5 इयर्स के लिए ही एलिजिबल है, नहीं, वो सिर्फ उसका टाइम पीरियड कंप्लीट करेगा जो कि पीछे वाला जो रिजाइन करके चला गया, जो कि प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। उसके बाद 2 साल बाद, अगर मान लो उसका 2 साल का टाइम रहता था, 2 साल का टाइम पूरा होने के बाद दोबारा से फिर इलेक्शन होगी फॉर न्यू प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ये बिल्कुल जैसे हमारी जनरल पॉलिटिक्स है उससे ही बिल्कुल सिमिलर है फार्मेसी काउंसिल में भी उसी तरह से इलेक्शन, ठीक है। ये तो हमने पढ़ा कि ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल क्या होता है, कैसे कमेटी बनाती है, इसमें कौन कौन से मेंबर्स आते हैं, उनके बारे में पढ़ा। अब हम बात करें फंक्शंस ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल एंड ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल। हमने मेंबर्स के बारे में पढ़ लिया, मेंबर्स का डिस्टिंग्विश भी कर लिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे इनके फंक्शंस की कि ये काम क्या करती है, क्योंकि कंपोजिशन हमने पढ़ ली दोनों की। Now, functions of state pharmacy council and joint state pharmacy council and
जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल, इनके क्या क्या काम है, क्या क्या फंक्शंस हैं? अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहला फंक्शन क्या है? इंस्पेक्शन। जो जॉइंट स्टेट और स्टेट फार्मेसी काउंसिल है, इसके सबसे पहला फंक्शन है इंस्पेक्शन। अब हम इंस्पेक्शन की बात करें तो ये कहाँ कहाँ इंस्पेक्शन कर सकती हैं? ये इंस्पेक्शन कर सकती हैं किसी भी प्रीमिसेस की जहाँ पे ड्रग की कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग होती है, ठीक है। किसी भी प्रीमिसेस की जहाँ पे क्या हो रही है? कंपाउंडिंग and dispensing of drugs, ठीक है। किसी भी प्रीमिसेस है उसका कभी भी इंस्पेक्शन कर सकते हैं, वहां जाकर इंस्पेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी वहां पे चेकिंग कर सकते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं? किसी भी जो पर्सन है, जो फार्मासिस्ट है, ठीक है, जिसने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, उसकी इंक्वायरी कर सकते हैं। इंक्वायरी कर सकते हैं, जैसे कोई भी, अब मान लो जो शॉप में होते हैं, जिनकी अपनी शॉप होती है, फार्मासिस्ट होते हैं, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होते हैं, तो ये इसमें डीआई होते हैं, ये स्टेट काउंसिल, फार्मेसी काउंसिल के थ्रू ये उनको भेजा जाता है कि आप देख कर आओ। तो वो डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं कि ये वाकई में रजिस्टर्ड है। कई बार क्या होता है, रजिस्टर्ड होते हैं लेकिन उनका टाइम ऑफ रिन्यूएबल आ जाता है और वो रिन्यू नहीं करवाते अपना लाइसेंस, तो वो चीज कभी भी चेक कर सकते हैं, इंस्पेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या कर सकते हैं, और क्या इनका फंक्शन है? इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं किसी भी कंप्लेंट के लिए। इन्वेस्टिगेशन अबाउट रिटन कंप्लेंट, कोई भी लिखित में अगर किसी ने कंप्लेंट दी है तो उसकी भी जांच पड़ताल, पूरी इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं। इनको इस चीज की अथॉरिटी होती है, ठीक है। और ये सारे फंक्शंस ये क्या परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये एग्जीक्यूटिव जो हमारी कमेटी है उसके अंडर आते हैं। तो ये अलग अलग इस तरह से इंस्पेक्शन में यही है कि कोई भी प्रीमिसेस है जहाँ पे कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग हो रही है, या फिर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, उस प्रीमिसेस पे जाके इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, उनके लीगल डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हैं, उनका जो वर्किंग एरिया है उसको विजिट करके कुछ भी है सब चेक कर सकते हैं और रिपोर्ट आगे सेंड कर सकते हैं। इंक्वायरी कर सकते हैं, कोई भी जो पर्सन है फार्मेसी के अंदर रजिस्टर्ड है, ठीक है, उसके बारे में पूरी इंक्वायरी कर सकते हैं कि ऐसा तो नहीं है कुछ इलीगल वे से कुछ कैरी ऑन हो रहा है थ्रू द पर्सन इन द फील्ड ऑफ फार्मेसी। और क्या कर सकते हैं, कोई भी कंप्लेंट है जो कि रिटन फॉर्म में है उसकी भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। ये हो गया इंस्पेक्शन। जो उसका नेक्स्ट फंक्शन है वो है मेंटेनेंस ऑफ फर्स्ट एंड सब्सिक्वेंट रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट। नेक्स्ट क्या करते हैं, मेंटेनेंस ऑफ फर्स्ट एंड subsequent register of pharmacist। अब देखो जो भी रजिस्टर होता है, आपको ये स्टार्टिंग में करवाया था, बताया था मैंने डेफिनेशन में, सेंट्रल रजिस्टर होता है, उसके अंदर जो भी फार्मासिस्ट होती है उनकी डिटेल होती है, उनका नाम और एड्रेस लिखा जाता है, पूरी डिटेल
अब ये फर्स्ट रजिस्टर और सब्सिक्वेंट रजिस्टर क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। वैसे आपको जनरल पता होना चाहिए कि फर्स्ट रजिस्टर में क्या होता है, जो अभी जिसने डी फार्मेसी या बी फार्मेसी का कोर्स करके फर्स्ट टाइम रजिस्टर्ड कर रहा है अपने आप को स्टेट फार्मेसी काउंसिल में, तो उसका नाम फर्स्ट रजिस्टर में एंटर किया जाता है बाय द स्टेट फार्मेसी काउंसिल के द्वारा। अब वो एंट्री कौन करता है, वो रजिस्ट्रार होता है। वो रजिस्ट्रार उसमें रजिस्टर में उस पर्टिकुलर जो पर्सन है जिसके पास क्वालिफिकेशन है ऑफ डी फार्मेसी और एम बी फार्मेसी की, ठीक है, उसका जो भी नाम और एड्रेस है उसको उसमें एंटर करता है। तो वो क्या होता है, एज ए रजिस्टर्ड हो जाता है। वो फार्मासिस्ट क्या होता है, रजिस्टर्ड हो जाता है, उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, ठीक है। अब उस जो रजिस्टर होता है उस रजिस्टर में क्या क्या चीजें मेंशन होती है, सबसे पहले तो फुल नेम होता है, जो पर्टिकुलर पर्सन है जिसने फार्मेसी फील्ड में अपना कोई भी डिप्लोमा या फिर डिग्री की है उसका फुल नेम होता है विद देयर रेजिडेंशियल एड्रेस। उसका रेजिडेंशियल एड्रेस होता है रजिस्टर्ड पर्सन का, ठीक है। और उसकी फर्स्ट रजिस्टर के अंदर जो फर्स्ट एंट्री है वो रजिस्टर में होती है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, उसकी क्वालिफिकेशन भी लिखी जाती है, जो थर्ड पॉइंट है, क्वालिफिकेशन ऑफ द पर्सन, रजिस्ट्रेशन जिसने करवाना है उसकी क्वालिफिकेशन लिखी जाती है, ठीक है। उसका प्रोफेशनल एड्रेस लिखा जाता है। उसके बाद प्रोफेशनल एड्रेस मतलब कि जहाँ पे वो अपना कोई भी बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है या कोई भी जॉब कर रहा है अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, फार्मेसी से रिलेटेड, ठीक है। और वो सारे जो भी पार्टिकुलर्स हैं उनको पूरा प्रिस्क्राइब किया जाता है, ठीक है। तो ये सब रजिस्टर में एंटर होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो स्टेट काउंसिल होती है वो हर साल इसको 12 महीने बाद इसको रिवाइज किया जाता है, देखा जाता है कि कोई इसके अंदर कुछ भी एडिशन तो नहीं होनी या फिर कुछ चेंजेस तो नहीं होने, तो इसको एक तरह से रिवाइज किया जाता है। तो ये हो गया मेंटेनेंस ऑफ फर्स्ट एंड सब्सिक्वेंट रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट। अब आ जाता है कि जो फर्स्ट और सब्सिक्वेंट फर्स्ट रजिस्टर क्या आता है उसकी डिटेल हम पढ़ेंगे, ठीक है। और जो फर्स्ट रजिस्टर में एंट्री करता है उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कैसे प्रोसीजर होता है, ये सारा प्रोसीजर हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये अभी के लिए आपका ये सिर्फ हमने आज क्या किया, आज हमने जो ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल था उसके मेंबर्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है और ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल है उसके दो फंक्शंस थे कि इंस्पेक्शंस में हेल्पफुल होता है और मेंटेनेंस ऑफ फर्स्ट एंड सब्सिक्वेंट रजिस्टर में हेल्पफुल होता है। और एक इनका फंक्शन होता है रेवेन्यू जनरेट, रेवेन्यू जनरेट करता है। रेवेन्यू जनरेट मतलब रेवेन्यू जनरेशन का काम होता है। ये भी कौन करता है, स्टेट और ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल करता है। इसमें क्या होता है, जो भी रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए या फिर कोई भी फाइन है उसकी जो फीस है वो चार्ज करते हैं, जो भी स्टेट काउंसिल है या ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल है। अब उसमें जो चार्ज किया है, जो भी फीस आई है, कोई भी अपने आप को जब डिग्री डिप्लोमा कर लिया रजिस्ट्रेशन करवाने जाता है उसकी फीस होती है, या तो रजिस्ट्रेशन की होती है, कोई रिन्यू करवा रहा है तो रिन्यू की फीस होती है, ठीक है। और अगर मान लो कोई किसी का फाइन है रिन्यू के टाइम तो फाइन की फीस होती है। तो वो जो सारा पैसा आता है वो कहाँ जाता है, उसमें से क्या होता है 20% तो 25% तो ट्रांसफर कर देते हैं पीसीआई को टू फार्मेसी काउंसिल, और जो 75% है यानी 75% है वो किसके पास रहता है, वो स्टेट काउंसिल अपने पास रखती है। स्टेट फार्मेसी काउंसिल, जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है वो अपने पास रखती है, अपने जो भी खर्चे हैं उनके लिए अपने पास ही रखती है। तो रेवेन्यू जनरेट करना भी किसका फंक्शन है, फंक्शन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल एंड ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो ये हमारा हो गया फंक्शंस स्टेट फार्मेसी काउंसिल के और ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल के। फर्स्ट वन इज इंस्पेक्शन, किसी भी प्रीमिसेस की इंस्पेक्शन कर सकते हैं जहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, कंपाउंडिंग या डिस्पेंसिंग हो रही है। किसी भी पर्सन जो कि रजिस्टर्ड है उसकी इंक्वायरी कर सकते हैं और इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं अगर कोई रिटन कंप्लेंट आई है उसके रिलेटेड, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ फर्स्ट एंड सब्सिक्वेंट रजिस्टर, जिसमें फार्मासिस्ट को रजिस्टर कर रखा है उसको मेंटेन करके रखना भी स्टेट फार्मेसी काउंसिल और ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल का काम होता है। और रेवेन्यू जनरेट, जो भी रजिस्ट्रेशन के दौरान या फिर कोई भी फीस या फाइन आ रहा है उसमें से 25% को ट्रांसफर कर देते हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया और 75% वो अपने पास ही रखते हैं अपने यूज के लिए, ठीक है। तो ये आपका लेक्चर हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे जो फर्स्ट रजिस्टर है वो क्या होता है, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, उनकी डिटेल
इतना ही लेक्चर है। ठीक है, थैंक यू।